Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's start our new video, and the topic of our today video is ripple factor. Topic is ripple factor. ठीक है, किसके लिए? दोनों के लिए करेंगे। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, इसके लिए भी करेंगे। और किसके लिए करेंगे? फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो आज की हम इस वीडियो में क्या करेंगे? रिपल फैक्टर करेंगे। किस किस के लिए? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी, ठीक है। इससे जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने एक में हाफ वेव रेक्टिफायर की फोरियर एनालिसिस पढ़ी थी और एक में फुल वेव रेक्टिफायर की फोरियर एनालिसिस पढ़ी थी, ठीक है। तो पहले हम वो लिख लेते हैं एक बार कि हमने फॉर हाफ वेव हमारे लिए पास क्या आई थी? फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर जो हमने फोरियर एनालिसिस किया था, फोरियर सीरीज़ निकाली थी, जो आपकी आई थी ई ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अगर नहीं देखा हो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। वैसे यूज़ नहीं होना, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा, ठीक है। आपकी वैल्यू आती थी ई ओमेगा टी की वैल्यू ई नोट अपॉन पाई था, ठीक है। फिर क्योंकि ये किसकी वैल्यू थी? ए नोट की। फिर प्लस क्या आती थी आपकी? ई नोट बाई 2 साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर था माइनस 2 ई नोट अपॉन पाई, और यहाँ पे आपकी टर्म होती थी 1/3 कोस 2 ओमेगा टी, ठीक है। फिर होती थी प्लस 1/15 कोस 4 ओमेगा टी, और ऐसे अप टू सो, ठीक है। ये किसके केस में थी? आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिपल फैक्टर किसके लिए निकालेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिपल फैक्टर होता क्या है, ठीक है। क्या पता होना चाहिए भाई? रिपल फैक्टर क्या होता है, ठीक है। देखो, रिपल फैक्टर आपका क्या होता है? रेशियो होता है किस का? एसी जो वोल्टेज होती है आउटपुट में, ठीक है। क्या होता है आपका? रेशियो ऑफ एसी वोल्टेज। क्या होता है? रेशियो ऑफ एसी वोल्टेज इन रेक्टिफाइड बोल दो, या फिर आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, इन रेक्टिफाइड वोल्टेज, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में आपका क्या होता है भाई? डीसी वोल्टेज, ठीक है। किसमें? इसी में, इन द आउटपुट या रेक्टिफाइड वोल्टेज, ठीक है। देखो आराम से समझेंगे क्या है। देखो, आपने किसके लिए कर रहे हैं? हम रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। तो रेक्टिफायर के लिए क्या निकाल रहे हैं? रिपल फैक्टर, ठीक है। रेक्टिफायर मैंने बताया था जब हमने स्टार्ट किया कि रेक्टिफायर क्या करता है आपका? एसी को कन्वर्ट करता है किसमें भाई? डीसी में। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, मतलब जो क्या करे? टाइम के साथ वेरी करे, ठीक है। और डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट, जो ना करे, क्या ना करे? वेरी ना करे, मतलब थ्रू आउट वैल्यू क्या रहे? आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू रहे, ठीक है। यही था रेक्टिफायर का काम कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो भाई रिपल फैक्टर आपका क्या बताता है कि आउटपुट में कितनी फ्लक्चुएशन है, पल्सेटिंग है, या अल्टरनेटिंग पार्ट आउटपुट में कितना आ गया। रिपल फैक्टर क्या बताता है कि जो आउटपुट आई है उसमें कितना पार्ट एसी का भी अभी उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको तो रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, तो आपको आउटपुट कैसी चाहिए? डीसी आउटपुट चाहिए। लेकिन देखो, आइडियल जो रेक्टिफायर होता है उसका रिपल फैक्टर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, लेकिन आइडियल नहीं होता। आइडियल 0 का मतलब, रिपल फैक्टर 0 का मतलब सारी कैसी आउटपुट है? केवल डीसी आउटपुट है, एसी कंपोनेंट उसमें है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो रिपल फैक्टर बेस्ट रेक्टिफायर आउटपुट, मतलब आपको अगर अच्छी जो है आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपका रिपल फैक्टर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। रिपल फैक्टर क्या होना चाहिए? शुड बी लो, ठीक है भाई। रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर क्या होना चाहिए? आपका लो होना चाहिए। जिस रेक्टिफायर का जितना लो होगा रिपल फैक्टर, वो उतना ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर लो है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब उसमें एसी कंपोनेंट जितने कम प्रेजेंट हैं उतनी ही अच्छा क्या होगा? वो रेक्टिफायर होगा, ठीक है। तो रिपल फैक्टर आपका क्या होता है? रेशियो ऑफ AC वोल्टेज इन द रेक्टिफाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय DC वोल्टेज इन द रेक्टिफाइड वोल्टेज। अगर आप लिखना चाहो तो रिपल फैक्टर क्या बताता है आपका? दिस रिप्रेजेंट द फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, कोमा पल्सेटिंग, एंड जो है आपकी, या फिर और अल्टरनेटिंग पार्ट या एसी पार्ट इन द आउटपुट, ठीक है।
तो इस हमें तो नहीं चाहिए सी पार्ट, कम से कम चाहिए, तो इसका मतलब रिपल फैक्टर भी क्या होना चाहिए आपका, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, रिपल फैक्टर को आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, स्मॉल आर से। तो रिपल फैक्टर क्या होता है आपका, जो एसी वोल्टेज, इसकी भी कौन सी वैल्यू होती है आपकी, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, कैसी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपकी क्या होती है, डीसी वोल्टेज जो आउटपुट में आई है। ठीक है भाई, अब देखो ये जो डीसी वोल्टेज मतलब जिसमें कोई वेरिएशन ना हो, साइन और कोस की टर्म ना हो, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में ये क्या होती है आपकी डीसी वोल्टेज। ठीक है, ये क्या होती है आपकी ई ऑफ डीसी। ठीक है, तो लिखोगे फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, आपकी जो ई डीसी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ई नोट अपॉन पाई, जिसमें कोई कंपोनेंट ना हो, ना साइन का कंपोनेंट है ना ही कोस का कंपोनेंट हो। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, ई डैश आर एम एस वैल्यू डिवाइडेड बाई ई ऑफ डी सी वैल्यू। ठीक है भाई, अब आपका काम है ई डैश आर एफ, ई डी सी तो आपको पता है ई नोट अपॉन पाई। ठीक है, अब देखो हमें रिलेशन पता है, अगर आप क्या लिखो ई आर एम एस, ई आर एम एस अगर क्या है आपकी आउटपुट, आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, क्या है आपकी आर एम एस वैल्यू किसकी, ऑफ आउटपुट जो वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, देखो ई आर एम एस तो क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ई डैश आर एम एस क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, आपका रिलेशन होता है ई स्क्वेयर आर एम एस इज इक्वल टू ई स्क्वेयर डी सी प्लस ई डैश स्क्वेयर आर एम एस वैल्यू। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए करो ई डैश आर एम एस निकालो, आपको ई डैश आर एम एस से चाहिए ना, हमें नहीं पता ये, तो कैसे करोगे, इधर ले जाओ, इसको माइनस कर दो, तो ई स्क्वेयर आर एम एस माइनस क्या हो जाएगा, ई स्क्वेयर डी सी। ठीक है, तो करो यहाँ से, अब क्या आपको ई स्क्वेयर है ना यहाँ पे, तो आपको तो क्या चाहिए, ई डैश आर एम एस चाहिए, तो पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ई स्क्वेयर आर एम एस माइनस ई स्क्वेयर डी सी, और इसकी पावर आपकी कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, यही होगी ना। अब देखो आपका आर क्या था, आर था ई डैश आर एम एस अपॉन ई डी सी, तो आपने ई आर एम एस निकाल लिया, ई डैश आर एम एस तो निकाल लिया ना, तो आपका आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डैश आर एम एस क्या आया है आपका भाई, ई स्क्वेयर आर एम एस माइनस ई स्क्वेयर डी सी, और इसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है आपका, नीचे क्या आता है ई ऑफ डी सी, और ई ऑफ डी सी को अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख दे, ई स्क्वेयर डी सी इसकी पावर 1/2, एक ही बात है। तो इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो, ई स्क्वेयर आर एम एस माइनस ई स्क्वेयर डी सी डिवाइडेड बाई ई डी सी, और इसकी पावर 1/2 स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से क्या ले लो, ई स्क्वेयर, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ई स्क्वेयर आर एम एस अपॉन ई स्क्वेयर डी सी -1, और इसकी पावर 1/2, ये आपका गामा आर हो गया, ट्रिपल फैक्टर। ठीक है, हो गया। अब देखो आपको पता है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर ई डी सी की वैल्यू तो अभी आपने लिखी है, कितनी होती है, ई नोट अपॉन पाई, किसके लिए, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और ये वैल्यू आपको याद रखनी कि जो आपकी आर एम एस वैल्यू होती है, ई आर एम एस स्क्वायर नहीं, ये याद रखना भाई, हाफ वेव के केस में आपकी ई नोट अपॉन 2 होती है, हालांकि इसका डेरिवेशन होता है निकालने का, लेकिन बीएससी में वो नहीं है, आपको इतना बड़ा नहीं करना, याद रखना है। ठीक है, ई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, ई नोट अपॉन 2, तो वैल्यू पुट कर दो तो आपका रिपल फैक्टर आ जाएगा, दैट इज देखो ई नोट अपॉन 2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, ई नोट अपॉन पाई का स्क्वेयर -1, और इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो, ई नोट से तो कैंसिल हो जाएगा, ई नोट पाई ऊपर जाएगा तो पाई स्क्वेयर बाई 4, 2 का -1, और इसकी पावर 1/2। जब इसको सोल्व करते हैं तो आर की जो रिपल फैक्टर है उसकी वैल्यू आती है 1.21। ठीक है, हम कंपैरिजन करेंगे कौन सा अच्छा है, हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये तो आ गई आपकी किसके केस में, हाफ वेव के केस में, रिजल्ट हर जगह ये यूज होगा। अब फुल वेव के केस में, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर आप लोगों ने निकाली हुई है प्रीवियस वीडियो में वैल्यू, जो आपकी फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके लिए आपकी ई डी सी की वैल्यू होती है 2 ई नोट अपॉन पाई, ये तो आप देख सकते हो फोरियर एनालिसिस से। ठीक है, ई आर एम एस आपको याद रखनी है, फुल वेव के लिए जो आपकी ई आर एम एस की वैल्यू होती है वो होती है आपकी ई नोट अपॉन √2। ठीक है भाई, तो आपका रिपल फैक्टर फुल वेव के लिए क्या हो जाता है, रिपल फैक्टर आर इक्वल टू, रखो वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे ई स्क्वेयर आर एम एस, ई स्क्वेयर आर एम एस क्या होगा, ई नोट स्क्वेयर अपॉन मतलब ई नोट अपॉन √2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ई डी सी की वैल्यू अब क्या है आपकी
2E0 अपॉन पाई का स्क्वायर -1 और इसकी पावर 1/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो फिर से वैसे ही, तो रखो क्या हो जाएगा देखो। तो अब आपकी जो r की वैल्यू आएगी E0 स्क्वायर से, तो E0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, देखो पाई स्क्वायर तो ऊपर गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे 4 इंटू 2 आएगा, 8 हो जाएगा ना, फिर -1 और इसकी पावर 1/2। तो इसको जब सोल्व करते हो तो आपकी रिपल फैक्टर की फुल वेव के लिए वैल्यू आती है 0.48। ठीक है, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो E0 स्क्वायर अपॉन 2 आएगा यहाँ पे, और ये क्या जाएगा ऊपर जाके पाई अपॉन, हाँ ठीक है, तो 4 आएगा इसका। ठीक है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी फुल वेव के लिए ये होती है और हाफ के लिए ये। तो देखो मैंने बताया था कि आपका रिपल फैक्टर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कम किसका है, ये वैल्यू कम है, तो इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, बेटर है किससे, हाफ वेव रेक्टिफायर से। ठीक है, ये क्या है रिपल फैक्टर की वैल्यू। ये क्या बता रहा है कि आपका आउटपुट में कितना एसी कंपोनेंट अभी भी प्रेजेंट है, कितनी फ्लक्चुएशन अभी भी उसमें है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, आपका रिपल फैक्टर बताता है। ठीक है, ये उनके साथ ही करके आना है जब आप फोरियर एनालिसिस करोगे ना, हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए, उसके लिए हाफ का हाफ के साथ, फुल का फुल के साथ। मैंने अलग से एक वीडियो बना दी कि रिपल फैक्टर की दोनों की एक साथ में। ठीक है, ये था आपका रिपल फैक्टर। ठीक है।